मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक का गणित की पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात, इससे पूर्व वाले क्लास में मैंने बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो वैसे ही सियाचिन में काराकोरम रेंज में जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का सबसे उत्तर का बिंदु इंदिरा कोल है। जैसे इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है, वैसे ही सबसे उत्तर में स्थित स्थान इंदिरा कोल है। अब हम आगे की पढ़ाई प्रारंभ करें। संख्याओं के साथ खेलना, जैसे ये कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में एक कंघा। जैसे उसके पास मान लीजिए कि रमेश के पास 6 कंघे हैं। रमेश के पास 6 कंघे हैं। अब वह 6 कंघों को वह एक होता है कॉलम और दूसरा होता है रो। एक को कहते हैं स्तंभ और एक को कहते हैं पंक्ति। पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति रो और इसको कहते हैं कॉलम। जो ऐसे होता है यह आपका स्तंभ होता है, और ऊपर से नीचे उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो ऐसे ऐसे होता है इसको क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो अब जैसे ये दे रहा है कि रमेश के पास 6 कंघियाँ हैं, उसको वह कैसे कैसे अरेंज कर सकता है, कितने प्रकार से अरेंज कर सकता है। तो क्या क्या उसके प्रकार हो सकते हैं? पहली बात तो यह कि ऐसे एक कंघी को रख सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यह ऐसे रख सकता है। अथवा इसको वह 2 में रख सकता है। 2 एक पंक्ति में, 2 एक पंक्ति में, 2 एक पंक्ति में, मतलब 3 स्तंभ हो गए। चाहे वह 3 का एक एक पंक्ति बनाएगा और वो ऐसे करके रख देगा। मतलब एक पहला प्रकार हो गया, एक लाइन बनी उसकी। एक लाइन बनी मतलब क्या हुआ कि 6 पंक्तियों को 1 गुणित 6 के रूप में उसने रख दिया। फिर क्या किया उसने? 2 पंक्ति में चाहे 2 स्तंभ में 2 गुणित 3 से रख दिया। यह इसको जो है, मान लीजिए यदि वह किसी एक पंक्ति में 4 रखना चाहे, 5 रखना चाहे, तो नहीं रख पाएगा, क्योंकि पंक्तियां पूरी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 4 रखना चाहता है तो क्या करेगा? जैसे 1, 2, 3 और 4, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसके पास अब 2 ही बचेगा। यह हिस्सा इतना पूर्ण नहीं रहेगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। तो वह क्या कर पाएगा? 6 कंघियों को या तो 1 गुणित 6 के रूप में लिखेगा, अथवा 2 गुणित 3, अथवा इसको वह एक और रूप दे सकता है, 3 गुणित 2 कर सकता है। मतलब
चाहे 2 गुणते 3 कीजिए, चाहे इसको 6 गुणते 1 कीजिए, चाहे इसको आप 3 गुणते 2 कीजिए, इसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह गुणा का क्रम विनिमय नियम के अनुसार है। तो हमें क्या मिला कि वह 6 कंघियों को 2 प्रकार से रख सकता है। क्या है? 2 गुणते 3 अथवा 3 गुणते 2 और 1 गुणते 6 अथवा 6 गुणते 1, इस रूप में वह रख सकता है। तो और फिर आगे चलिए ये क्या कह रहे हैं। अब इसको क्या कहा जाए, इसको डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर, भाजक, इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। भाजक, भाज्य, भजनफल, 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? भाजक, भाज्य और भजनफल, ये 3 चीज़ें होती हैं भाग में। भाजक वह जो जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य वह होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और भजनफल वह होता है जो हम लोगों का उत्तर आता है। और उसमें एक आता है शेषफल, जो मतलब कट नहीं पाता है, जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो यह भाजक, भाज्य और भजनफल। अब ये भाजक, भाज्य, भजनफल की बात नहीं है, कुछ और है, यह गुणनखंड का है बात। 18 कंघों को पंक्तियों में व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए। यह हम मतलब हम इस प्रकार देखते हैं कि 6 के गुणनखंड फैक्टर कहलाते हैं। 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के विभाजक हैं। मतलब संख्या 6 इस प्रकार से, संख्या 6 के भाजक 6 हैं, 4 हैं। क्या क्या है? 1, यह 2 से गया, 3 से और 6 से स्वयं। 6 से स्वयं क्यों? 1 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। वैसे ही जैसे ही कंघियों को हम लोग अरेंज किए थे, उसी आधार पर जैसे एक पंक्ति में किया तो 1 गुणते 6 हो गया, फिर 2 पंक्तियों में किया तो 3 आ गया, माने 3 पंक्तियों में 3 से किया तो 2 पंक्तियों में हो गया, और फिर 6 का जब करेगा तो केवल 1 पंक्ति में। अब 18 कंघों को कैसे व्यवस्थित वह कर सकता है, 18 को भी देख लीजिए। 18 को देख लीजिए, 18 में क्या हो सकता है? 18 को कैसे लिख सकता है? एक तो 18 मान लीजिए कंघी उसके पास है, तो ऐसे कर देगा 18, अथवा ऐसे कर देगा 18। ठीक। फिर यदि वह 2 पंक्तियों से 2 बिछा करके करता है, तो जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, और क्या करेगा? ये 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18। ठीक। यह ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए एक स्तंभ हो गया, तो एक स्तंभ में 9 लिया तो कितनी पंक्तियां हो गई? 2 हो गई।
एक तो जैसे एक एक लेकर के चला तो 1 गुणते 18 कर दिया, ठीक। फिर 2 जब किया तो 2 गुणते 9 कर दिया। यदि वह 3 कर देगा, यदि वह 3 करेगा तो 1 2 3, ये बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गुणते 3, चाहे 6 या स्तंभ ले, कॉलम ले और 3 ये करे तो इसको क्या कहेंगे आप? 6 गुणते 3 गुणते 6 कीजिए, 3 गुणते 6 कीजिए, ये हो गया। अथवा एक तो ये प्रकार हुआ, अथवा इसको 9 गुणते 2 कीजिए, क्रम विनिमय बेटा और कोई बात नहीं है। अथवा 6 गुणते 3 कीजिए, अथवा 18 गुणते 1 कीजिए। यह सब जो है 18 के लिए गुणक हैं उसके, मतलब 18 के गुणक क्या हो गए? कॉमन लीजिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 18। क्यों? इन सभी संख्याओं से यह देखिए, पहले प्रयास किया गया कि ऐसे लिया जाए, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि यह है आपका क्या है? पंक्ति है और ये रो है। तो एक पंक्ति लिया तो 18 बार जाएगा, फिर 2 पंक्ति लिया तो 9 बार जाएगा, 3 पंक्ति लिया तो 6 बार जाएगा, मतलब 18 कंघियों को समेटने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए। वैसे ही यदि 9 पंक्ति लेगा तो 2 स्तंभ होगा, 6 पंक्ति लेगा तो 3 होगा, 18 लेगा तो 1 होगा। मतलब हम लोग क्या पा रहे हैं? हम लोग ये पा रहे हैं कि 18 के गुणक 1 2 3 6 9 और 18 है। ओके, ये 18 है, ठीक। अरे 18 है अपने आप में। फिर एक चीज़ हम लोग ये करें, आगे इसका देखें हम लोग क्या है। गुणनखंड और गुणज, ये अब नई चीज़ आपके जीवन में एक नई चीज़ आई। क्या आई? गुणनखंड और गुणज। जैसे हम लोग यहाँ पर 1 2 3 6 9 और 18, यह 18 के गुणनखंड हैं और गुणज क्या है? 18 स्वयं है। जिस चीज़ का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसको तोड़ते हैं उसको गुणज कहते हैं, और जो जितने भागों में टूटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा है 4 के लिए, 4 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, ठीक। फिर 4 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर 4 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। मतलब 4 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 2 और 4। अब यह एक इन्होंने आपको खेलने के लिए एक कुछ संख्याओं को दिया है, इसको आप लोग पढ़ करके कीजिएगा।
मैं थोड़ा अब आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा। कोई भी संख्या हो, उसका एक गुणनखंड एक होता है। एक का किसी में भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में एक का भाग कितनी बार जाएगा? 8 में एक का भाग 8 बार जाएगा। पहली बात, प्रत्येक संख्या का संख्या एक उसका एक गुणनखंड होता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी संख्या स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती है कितनी बार? एक बार। किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 70/70 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब कोई भी संख्या का निश्चित गुणनखंड 2 है। पहला क्या? 1, और वह स्वयं संख्या। फिर ये कह रहे हैं, जब हम 20 को 4 गुणित 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं। हम यह भी कहते हैं कि 20 संख्या 4 और 5 का गुणज है। मतलब जिस संख्या में जो हमको दिया गया है, जो संख्या है, जिसको गुणा करने के बाद जो आता है, जैसे 20 हुआ, 20 को क्या लिख रहे हैं? 4 गुणित 5। जब गुणनखंड करने की बात आएगी तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5, क्योंकि सभी संख्याओं को तोड़ दिया जाता है आपस में। तो ये गुणनखंड है, राइट। और यह क्या है? इसको गुणज कहते हैं। मतलब उन सभी खंडों के जो कि किसी दी हुई संख्या के खंड हैं, फैक्टर हैं, उनको जब आपस में गुणा करते हैं तो परिणाम जो संख्या आती है उसको क्या कहा जाता है? गुणज कहा जाता है, राइट। अब जैसे ये कह रहे हैं कि 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 45, 36 और 24। 45, 30 और 36। ये है आपका संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना। यह कह रहे हैं कि 45, 30 और 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे ज्ञात होगा। मान लीजिए ये 45 है। 45 में किससे भाग जाएगा? सबसे पहले 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? यह कितनी बार भाग जाएगा? 15 बार। 15 तियां 45। फिर 15 में किस चीज़ का भाग जाएगा? वह प्रत्येक संख्या 3 से कटती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे 5, 4, 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा। यह क्या है? 5, 1, 6, मतलब 3 से फिर भाग चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5। 5 को किससे भाग दिया जा सकता है? 1 से। 5 एकम 5, 1 आएगा। मतलब 45 के क्या गुणनखंड हो गए?
45 के गुणनखंड हो गए 45 बराबर 1 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। लेकिन चूंकि 1 का कोई अब वहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। अतः 45 का गुणनखंड 3 गुणते 3 गुणते 5 होगा। वैसे ही 30 को लीजिए। 30 यह क्या है? यह एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। 30 वह सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या मतलब यह 2 से विभाजित होगा। 2 से कितनी बार विभाजित होगा? तो 15 बार। 15 किससे विभाजित होगा? तो 3 से। क्या आएगा? 5। यह 5 किससे विभाजित होगा? 5 से स्वयं। मतलब 30 के गुणनखंड आपके क्या हो गए? 2 गुणते 3 गुणते 5। अब 1 को मैंने छोड़ दिया। जैसे यहाँ भी देखिए 3 तिहाई 9 पछे 45। ठीक, इन सभी गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें वह अभिष्ट संख्या मिलेगी जिसका हम लोगों ने गुणनखंड किया है, और उसको क्या कहा जाता है? गुणज कहा जाता है। वैसे ही 30 का क्या हुआ? 2 तिहाई 6 पाँचे 30, राइट। यह गुणनखंड हो गया और यह क्या हो गया? गुणज हो गया। वैसे ही 36 है। वैसे ही 36 है। 36 को भी कर लीजिए। 36 क्या जाएगा? ये क्या है? ये एक सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या जाएगा? ये 2 से विभाजित होगा। 18 दूना के 36। ठीक, यह भी एक सम संख्या है। कितनी बार गया? 2 बार। अब कितना आया आपका? 9 आया। 9 किससे कटेगा? 3 तिली के 9, 3 तिहाई 9, और ये आया 3। फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 1। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि यहाँ आपका लास्ट में 1 न आ जाए। तो 36 का क्या हुआ? देखिए, यह जो भाजक है, यह भाजक, यही गुणनखंड होता है। यही गुणनखंड होता है। यह क्या है? यह संख्या जो अभिष्ट संख्या दी गई है, इसको हम लोग अंततः गुणज कहते हैं। खैर, अब इसको सीखिए कैसे क्या होता है। तो कितने भाजक हुए? 1 2 3 4। 36 क्या हुआ? उन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। यह क्या हुआ? 26 के गुणनखंड हुए। 26 के ये गुणनखंड हुए। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपके सामने संख्या आई है, वह सम है, मतलब 2 से विभाजित होती है, तो उसको आप लोग तब तक 2 से विभाजित करते रहिए जब तक कि कोई विषम संख्या न आ जाए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यह देखिए, ये सब कुछ दिए हुए हैं, इसको आप लोग ये कर लीजिएगा। जैसे पट्टी की लंबाई 3 3 3, यह अपना समझाए हुए हैं, इसको आप लोग ये कर लीजिएगा। कोई बहुत ये नहीं है। हम कहते हैं कि संख्याएँ 3 6 9 12 15 3 के गुणज हैं। ठीक, फिर एकदम लास्ट में आपकी किताब के उस पेज नंबर 51 के लास्ट में कह रहे हैं, आइए देखें कि गुणनखंडों और गुणजों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती है? हाँ, मैंने पहले ही बताया है। ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के
गुणनखंड के रूप में आती है, तो मैंने क्या कहा था, एक सारी संख्याओं का एक गुणनखंड है। यह संख्या है एक, इन्होंने कहा भी है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। मैंने बहुत पहले बता दिया है आपको, इसको याद कीजिए। फिर 2 है, क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? आप 7 को 7 गुणते 1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, 15 के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, इसको आप लोग अपने विषय में अपने स्वयं सोचिएगा, क्योंकि जो कुछ इसके विषय में बतलाना है मैं बता दिया हूँ। 2 चीज़ें मैं बताया हूँ, हमेशा याद रखिएगा। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, और प्रत्येक संख्या अपने आप में स्वयं की एक गुणनखंड होती है। 16 के गुणनखंड क्या हैं? 1, 2, 4, 8 और 16। कैसे, इसको देखिए। 16 यह है 16। एक, मैं 1 को भी लेकर अब चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है इसको। आगे तो 1 को हमको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, इसको मैं बतला रहा हूँ। फिर ये क्या हुआ, 8 बाद जाएगा। ये क्या हुआ, 2। फिर क्या हुआ, ये 4, ये 2, यह 2, यह 2 और यह 1। अब देखिए, यह हमेशा सम रहा, विषम नहीं रहा। अब हम ये देख रहे हैं कि 16 के गुणनखंड क्या क्या हैं। तो पहले तो 1 हो गया, 1 हो गया। फिर यह देखिए क्या है, 1, 2 है, 2 है। फिर 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर इस 4 का इस 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया। फिर इस 8 का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हुआ, 16 हुआ। मतलब ये इन संख्याओं का भी आपस में जो गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वह हमारे इसको भाज्य को भी विभाजित करेगा। कोई भी ले लीजिए, चाहे इसका आपस में गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या रही हो। यह चूँकि यह विभाजित करता है, यह विभाजित करता है, तो इनका आपस में गुणनफल भी उसको विभाजित करेगा। वैसे ही इसका भी जब गुणा कर देंगे इसमें, तो ये भी चूँकि यह भी विभाजित कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है, तो इन तीनों संख्याओं का गुणनफल भी उस संख्या को विभाजित करेगा। फिर है आप पाएंगे कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, देखिए ध्यान से सुनिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब वह संख्या जो गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, वह उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 है, 24 क्या है, यह संख्या 24 है। 24 के गुणनखंड लीजिए। अब मैं इसको 1 से नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, 2, ये 12 हुआ, ये क्या हुआ, 2, ये 6 हुआ, ये हुआ 2, 3 हुआ, और 3 ये। तब तक हमको भाग देना है, तब तक इसका खंड करना है, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो इनमें से प्रत्येक गुणनखंड, प्रत्येक खंड, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए,
क्या होगा, उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करेगा, मतलब 24 में उसका पूर्ण रूप से भाग जाएगा। अब जैसे 3 को ले लीजिए, 3 और 8 है 24, 8 बार जाएगा। 2 को ले लीजिए, 12 बार जाएगा। इस 2 को और इस 2 को आपस में गुणा करके कीजिए, कितना आएगा, 4 6 के 24। इसका गुणा कर दीजिए इसमें, 8 38 के 24। फिर 8 का 3 में गुणा कर दीजिए, 38 के 24। मतलब ये जो संख्याएं हमको मिल रही हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, मतलब 24 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। अब इनमें से किसी संख्या को ले लीजिए आप लोग, किन्हीं संख्याओं को ले लीजिए, किन्हीं संख्याओं को ले लीजिए, वह उस संख्या को पूर्णतया विभाजित करेगा। चाहे आप 2 को ले लीजिए, चाहे 2 गुणते 2 को ले लीजिए, चाहे 2 गुणते मतलब जो भी आ रहा है इसको गुणा, तीनों का गुणा कर लीजिए, उससे विभाजित होगा। अथवा इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, 2 3 6, वह भी 24 को पूर्णतया विभाजित करेगा। इसको जो है 6 दुना के 12, 12 भी उसको विभाजित करेगा, और फिर 24 तो अपने आप से विभाजित होगा ही। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। और फिर हम लोग आगे और आएगा तो इसको आप और भली भांति से समझेंगे, समझ जाएंगे आप लोग। फिर ये क्या कर रहे हैं 34 के गुणनखंड क्या हैं, 34 के गुणनखंड क्या हैं। ये क्या हुआ, सम संख्या है तो कितने बार गया, 17। 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा, किसी संख्या का नहीं जाएगा, बस 17 का 17 में जाएगा। तो ये 1 हो गया। मतलब 34 के गुणनखंड 1 गुणते 2 गुणते 17, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, अतः यह क्या हो गया, 2 गुणते 17 हो गया। फिर 64, 81 और 56 के लिए भी इस कथन की जांच कीजिए। इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, यह 34 है। अन्य गुणनखंड 1 2 17, संख्या 34 माने, एक तो मैं बता ही दे रहा हूँ, 2 चीज़ों को छोड़ दीजिए। संख्या 1 को, जो कि सभी संख्याओं का गुणनखंड है, और वह संख्या जिसका हम लोग गुणनखंड करते हैं वह भी स्वयं में अपने आप में स्वयं क्या गुणनखंड एक होता है, अतः उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर 64, 81, 56 के लिए भी इस कथन की जांच कीजिए। हम कहते हैं कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। बड़ी अच्छी बात, दी हुई संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर होता है। तो मैं शुरू से ही चिल्ला रहा हूँ कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपने आप में एक स्वयं का गुणनखंड होती है। तो और जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, इसके बाद तो जो भी संख्या होगी क्या होगी, उससे छोटी होगी। फिर है 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। 136 के गुणनखंड कितने हैं, 96 के कितने गुणनखंड हैं। आप पाएंगे कि आप इनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्याओं को गिन सकते हैं। संख्या 10,576, 25,642 इत्यादि जैसी बड़ी संख्या होने पर भी आप इन संख्याओं के गुणनखंडों को गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 76 के ये 5 कह रहे हैं, 76 के 5, 136 के कितने होंगे, पहले हम लोग इसको जाने। 76 के ये 5 कैसे कह रहे हैं, तो इसको जाना जाए। आप लोग अपनी किताब को बार बार पढ़िए, हमारे कहने का मतलब ये है। ये 76 हो गया। यह क्या है,
एक सम संख्या है, किससे जाएगी? 2 से। 2 से विभाजित होगी, कितने बार विभाजित होगी? 38 दूना के 76। 38 क्या है? 2 से विभाजित होगा। 19। ये क्या हुआ? 1 हुआ। अब देखिए इसका कह रहे हैं कि 76 के 5 गुणनखंड हो सकते हैं। क्या क्या है भाई? एक तो 1 है, चूँकि हम लोग यहाँ 1 से शुरू करते तो आता, लेकिन मैंने डायरेक्ट 2 से शुरू कर दिया। 1, 2, 19 और 76 हो गया ना? 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये कह रहे हैं कि 136 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 136 का हम लोग निकाल लें। एक 136 यह क्या है? सम संख्या है, 2 से कटेगी। कितना आएगा हम लोगों का? यह आ जाएगा 68। ठीक, 68 दूना के 136। 68 क्या है? 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा आपका? 34। 34 क्या होगा? 2 से कटेगा, कितना आ गया? 17। 17 स्वयं अपने आप से कटेगा, इसका कोई और नहीं है। तो 1, 2, 3, 4। अब 136 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1। चूँकि गुणनखंडों की संख्या यहाँ बतानी है, इसलिए हमको 1 लिखना जरूरी है। 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 17 और 136 स्वयं में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 136 के गुणनखंड कितने हो गए? 6 हो गए। फिर ये कह रहे हैं कि 10,576 और 25,642। मैं 25,642 को ही लेकर चल रहा हूँ। $25,642। यह देखिए, पहली बात तो यह कि 1 से विभाजित होगा, मैं 1 को कहीं नहीं काउंट कर रहा हूँ। पहले यह 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यह सम संख्या है। अब इसको भाग दीजिए, क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16 और 2 और 1, ये हो गया 12,842। अब ये सम नहीं है। अब हम लोग देखें कि यह 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ दें। क्या हुआ? 2 1 3, 3 8 11, 11 3। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है। 2 4 2 8 16 नहीं, ठीक है। यह देखिए, यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 5 नहीं है। 4 से इसलिए नहीं कटेगा कि 4 से जो भी संख्या कटेगी वह सम संख्या होगी, यह सम नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से देखा जाए, 7 से कटेगा कि नहीं। तो ये देखिए, यदि हम लोग इसको 7 से कटाते हैं तो क्या होगा? 7 एकम 7 और यहाँ पर 5 बचा, 7 8 56 और 7 लिखे 7 8 56, यह हो गया। एक मिनट प्लीज,
7 एकम 7, 0 7 8 56 और सॉरी 12,821 7 5 56 2 3 3। हाँ, यह 12,821 में 7 का जब भाग देंगे तो 1833 बार जाएगा। 1833। अब 1833 को देखें, यह किससे विभाजित होगा? 1833 जो है 3 से चला जाएगा, तो ये क्या हुआ? 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 611 बचा। 611 को पहले तो इसको हम लोगों को देखना चाहिए था कि कटता कि नहीं। तो 7 दूना के 14 और 7 छक 42, ये 7 से नहीं कटता। 611 611 जो है 9 से कटेगा कि नहीं? 9 7 9 8 56, अरे 9 9 54 और ये 9 से कट जाएगा। 9 छक 54, 6 और 9 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 पचे 55, 11 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब यह देखिए लग रहा है कि हमको अभाज्य संख्या है, अतः इसके गुणनखंड जो है 25,642 के क्या क्या होंगे? 1 2 7 3 और 611, यह उसके गुणनखंड हो गए। फिर आगे देखें क्या कर रहे हैं। तो इन संख्याओं, यद्यपि आपको इन संख्याओं को गुणनखंडित करने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। मतलब किसी भी संख्या के, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे वह संख्या बड़ी हो, उसके गुणनखंड क्या हैं? एक निश्चित संख्या में होते हैं। किसी के 5, किसी के 10, किसी के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। फिर 7 के गुणज क्या हैं? मान उन संख्याओं को बताना है जिनको 7, जिसका कि एक गुणनखंड है, तो क्या है? 7 का पहला पढ़ते चले जाइए, 7 14 21 28 35 इत्यादि। आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 7 से बड़ा या उसके बराबर है। वो अब जो पहले बताया गया था कि जो भी गुणनखंड होंगे उस संख्या से छोटी होंगे। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी गुणनखंड होगा वह क्या होगा? 7 या 7 से क्या होंगे? छोटे होंगे। और दी हुई संख्या का यदि 7 गुणनखंड है तो वह 7 होगा या उससे वह संख्या बड़ी होगी। हम पाते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज, प्रत्येक संख्या का एक गुणज उस संख्या से छोटा या क्या होता है? उसके बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह 58 है। 58 क्या है? यह गुणज है, ठीक। इसका एक गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 होगा। तो 2 क्या है? 58 से छोटा है,
तो यह इसका एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, माने 58 से छोटा है। और 58 अपने आप में स्वयं का एक गुणज हो सकता है, क्योंकि 58 में 58 का भाग जा सकता है, विभाजित हो सकती है। फिर है 5 के गुणज लिखिए। 5 के गुणज क्या हो जाएंगे, गुणज वह जो कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 5 के बराबर है, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे जो 5 से विभाजित है वह संख्या 5 का क्या है, गुणज है। हम प्राप्त करते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या है, निश्चित है, काउंटेड है, लेकिन किसी संख्या के गुणजों की संख्या इन्फिनिट है, इनफाइनाइट है। मतलब वह जैसे 5 है तो 5 का गुणक है स्वयं 5, 10, 15, 20, 25, चलते चले जाइए, वह जहाँ तक आप जाएंगे वह उसकी अंतिम सीमा है। फिर कक्षा 7, क्या 7 स्वयं का एक गुणज है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि कोई भी संख्या, दी हुई संख्या स्वयं में एक गुणज होती है। ठीक, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, इन्होंने कहा है। फिर 6 के सभी गुणनखंड ऐसे कह रहे हैं। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये कीजिए, वह संख्या पृष्ठ संख्या 53, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ 6 और 28 उसका 2 उदाहरण दिया है। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उसके संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुने के बराबर हो, वह संख्या क्या कहा जाता है, उस संख्या को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। इसको ज़रा मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं यह निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। कि इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो अब देखिए, पहला संपूर्ण संख्या है आपके नियर बाई में 6। क्या है? 6 के कौन कौन गुणनखंड हैं? 1, 2, 3 और 6। ठीक, 1, 2, 3 और 6। तो अब 6 को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 6 तो अपने आप में है। अब इन तीनों संख्याओं का योग कीजिए, क्या होगा? 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। यह हो गया, इसका योग कितना हो गया? 6। अब ये कह रहा है कि इस संख्या के 2 गुने के बराबर, मतलब इस संख्या का यदि हम लोग 2 गुना करते हैं तो क्या होगा? 12। और इसका यदि हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं तो क्या होगा? 12। ये कह रहे हैं वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुने के बराबर हो, उस संख्या का 2 गुना हो, मतलब उस संख्या का 2 गुना कर दीजिए, तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28। अब 28 को ले लीजिए। इसका क्या होगा? 1, 2, 2 और 7। 1, 2, 2 और 7। और कुछ होगा क्या?
7 2 9 2 11 1 12। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा भूल गया, इसका होगा 1 2 सभी संख्याओं को बताना है, सभी गुणनखंडों को। 4 7, या देखिए यहाँ पर 6 भी होगा, 6 भी होगा, धन 6 बराबर ये 12 होगा। तो इस संख्या का 2 गुना क्या है? 12। और इन सभी खंडों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है हम लोगों के पास? 12। ऐसे ही 1 2 4 7 14 और 28, इस सबको हम लोग जोड़ दें, क्या हो गया? 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28। अब 28 का 2 गुना कितना होगा? 56 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 14 14 28 28 28 56। वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। सभी गुणनखंडों का योग, जहाँ की गुणनखंड में 1 भी रहेगा, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है और वह संख्या स्वयं अपने आप में एक गुणनखंड होती है। यदि सबको जोड़ दिया जाए और जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह दी गई संख्या का 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।